दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन अभी हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। टीचर की वैकेंसी है, 17 बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है। तो बहुत सारे है जो वैकेंसी है जो आपको अभी है जो देखने के लिए है जो मिल जाएगा। तो और बिहार के बाहर जो यूपी और एमपी के जो भी हैं, तो उनके लिए भी करेंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। आज जो क्वेश्चन की जो डिमांड है, वो डिमांड है जो आप कितना है जो अवेयर हैं क्वेश्चंस पेपर प्रतिदिन आप कितना है जो अवेयर हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल रिलेशन से, कितना आप है जो आप अपने आप कनेक्ट रख पा रहे हैं, वो है जो अब क्वेश्चन की डिमांड हो गई है। तो निश्चित रूप से अब जो करंट अफेयर्स होंगे या आप समझने की क्षमता या मेंस लिखने की जो क्षमता है, अब है जो आपको इस पे है जो निर्भर है जो करेगा। तो आज के क्रम में जो दैनिक जागरण में इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले आज का जो हॉट जो टॉपिक है वो है जो राज्यपाल से रिलेटेड है। केरल और तमिलनाडु और बहुत सारे राज्यों में जो टकराव हो रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे जो याचिका डाली गई, उस पर जो कुछ सुनवाइयाँ हुई हैं, उसमें जो क्या बोला गया, इस पर चर्चा करेंगे। शमशेर सिंह केस का मामला का हम पे चर्चा करेंगे और राज्यपाल का आर्टिकल 200 की क्या भूमिका है उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी हम चर्चा है जो इसमें करेंगे, लेकिन पहले क्या क्या टॉपिक आ जाएगा। पहला राज्यपाल हो जाएगा, दूसरा 2+2 जो वार्ता हो रही है उस पर जो चर्चा करेंगे। तीसरा जो है जजों के स्थानांतरण में जो केंद्र की जो रवैया है, वो रवैया कहीं ना कहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है उसको है जो रास नहीं आ रही, जिसके कारण है जो उन्होंने है जो टिप्पणी भी है जो इस केंद्र सरकार पर किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चौथा है वन नेशन वन इलेक्शन पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। राजनीति में बढ़ती मूल्यहीनता, ये है जो एडिटोरियल है, इसमें बेसिक क्या बातें कही गई, इस पर चर्चा करेंगे। डीप फेक के दुरुपयोग पर लगे अंकुश, आप जानते हैं हाल फिलहाल में है जो एक्ट्रेस के बारे में है जो किस प्रकार की है जो भ्रांतियाँ है जो फैलाई गई थी। आपदा से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड में जो सुरंग जो किस प्रकार से है जो ब्लॉक हो गई है, उसके बारे में आपदा के लिए क्या करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है। जो ओपन आई के पूर्व सीईओ सैम अल्टमैन ने है जो छोड़ा और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन का, इस पर चर्चा करेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है चुनाव में है जो दक्षिणपंथी जेवियर माइली है जो जीते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की संबंधी सहमति जो नैरोबी में वार्ता चल रही थी, वो वार्ता पर कहीं कहीं सहमति नहीं बनी है। तो अब हम विशेष डिटेल से हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो है ना, केरल ने जो याचिका डाली है, वो याचिका इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा है कि भाई राज्यपाल अगर बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो सुशासन प्रभावित होता है। अगर सुशासन प्रभावित होता है तो लोगों को मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। ये पॉइंट आप जरूर मेंस में लिखिएगा। राज्यपाल के अगर केंद्र राज्य संबंध या किसी भी तरह के अगर इस तरह की टॉपिक आए, तो केरल के याचिका में जो बातें बोली गई है, उस बातें को है जो आपको ज़रूर है जो उसमें लिखना है कि भाई ये राज्यपाल जब बिल को साइन नहीं कर रहे हैं तो लोग सुशासन से प्रीत हैं, और जिसके कारण है जो कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट आपको 2 नंबर है जो ज़्यादा देगा। तो दिक्कत क्या है कि भाई तमिलनाडु ने भी है जो अपनी याचिका लगाई, केरल में भी याचिका लगाई, लेकिन इस पर जो इम्पोर्टेंट जो है बातें हैं कि भाई जो आपको जो समझना है कि भाई किस, अब आज जानवे करते हैं कि राजनीतिकरण का दौर में राज्यपाल होता है जो सरकार का एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो निश्चित रूप से है जो कुछ बिल ऐसे थी जिनको है जो बहुत दिनों से पेंडिंग रखा गया था, उस पर जो कोई चर्चा नहीं हुई थी, और संविधान में इसे कोई भी चर्चा नहीं है कि राज्यपाल है जो कितने दिनों के अंदर है जो बिल पे है जो सहमति है जो दे सकती है, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए सरकार ने जब इस चीज़ के जब मतभेद होने लगे, तो इस पे है जो सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया कि भाई इस स्थिति में है जो आप एक समय सीमा को आप है जो निर्धारित करें। लेकिन है जो अभी सुनवाई चल रही है, जब पूरा हो जाएगा तो इस पर हम विशेष भी चर्चा करेंगे। लेकिन सब सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 200 क्या कहता है राज्यपाल के मामले में, कहता है कि या तो बिल को स्वीकृत कर सकता है, या तो रोक सकता है, या अस्वीकृत कर सकता है, या वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति से प्रेरित बातें होती है। तो यही है जो सुप्रीम कोर्ट में भी है जो इस मामले को उठाया गया। दोनों तरफ से वकील है जो पेश हुए, सॉलिसिटर जनरल हुए, इधर से केरला की तरफ से जो वकील हुए, फिर है जो
तमिलनाडु से अभिषेक मनु सिंह भी है जो उन्होंने अपना दलील रखा, और धीरे धीरे ये है जो अपनी अंजाम पर है जो पहुंचने के लिए है जो बात है जो कहीं ना कहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो लोकतंत्र के अंधकार में युग आप प्रवेश कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से है जो यही है जो मूल बातें हैं जो इस पर है जो आपको की गई, जो सार है जो हम है जो आपको बताने का है जो प्रयास किए थे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो थी जो हम आपको है जो बता दिए। चलिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है भारत ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा संबंधों पर विस्तार देने के लिए 2+2 वार्ता। पहला तो समझ लीजिए कि जो 2+2 वार्ता जो होती है वो है जो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरी है, सेकंड बार है, और इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री है। कभी कभी नाम पूछ देता है तो ऑस्ट्रेलिया के आप रक्षा मंत्री जो कल क्रिकेट भी खेलते देखे होंगे रिचर्ड स्मॉल्स, और विदेश मंत्री वहाँ के पेनी बॉग, ये है जो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको है जो आप ज़रूर है जो नोट करिए, रिचर्ड स्मॉल्स एंड विदेश मंत्री पेनी बॉग। अब इसमें क्या क्या चीज़ पे है जो चर्चा हुई है तो देखिए, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, खनिज ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध को है जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है जो गहराने पर बात है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मजबूती प्रदान करने के लिए 2+2 वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से आगे और भी है जो इस पे है जो काम करने की ज़रूरत है। तो ये है जो मेन इंपॉर्टेंट था जो 2+2 वार्ता की जो चर्चा थी। आप है जो रिचर्ड स्मॉल्स और पेनी बॉन्ग, याद रखिएगा इसको। अगला है जो टॉपिक है, मनमाफिक तरीके से जजों के स्थानांतरण की स्वीकृति दे रहा है केंद्र, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो इसकी जो सार है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में है जो 5 जजों को भेजा कि भाई स्थानांतरण करना है। तो अगर मान लीजिए कि जो सरकार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ बोलते हैं या उनका निर्णय को सरकार के खिलाफ होता है तो उनको रोक देंगे। अगर वो सीनियर है अगर रोक देंगे, तो अगर जो जूनियर थे अगर उनको स्थानांतरण कर दिया या उनको बना दिया गया तो है जो ऑलरेडी है जो उनसे सीनियर थे वो है जो जूनियर हो जाएंगे, और उनको इफेक्ट पड़ेगा जब आगे हुए जो चीफ जस्टिस बनेंगे या किसी भी तरह का जो समस्या है जो उनके साथ है जो उत्पन्न हो सकती है। तो इससे है जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम आप जरूर पढ़िए। 5 जजों की बेंच होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जो चीफ जस्टिस होते हैं उस आधार पे है जो 5 चीफ जस्टिस के साथ है जो काम करते हैं। कॉलेजियम की पूरी व्यवस्था है, स्थानांतरण करने की व्यवस्था है। आप 1993 का है जो केसेस के बारे में है जो वहाँ से आप कॉलेजियम के बारे में आप है जो एक प्रकार से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कॉलेजियम क्या है, फर्स्ट बेंच का जजमेंट क्या था, सेकंड बेंच का जजमेंट क्या था, कितने कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है जो उसमें रहते हैं। तो आप है जो हाई कोर्ट में इसकी क्या व्यवस्था है, स्थानांतरण करना, पदोन्नति करना, उनके बारे में है जो जितने भी जानकारियां हैं जो आप है जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है जो आप है जो ज़रूर है जो समझ लीजिएगा। 1993 आपको बता दें ये है जो टास्क है जो आप है जो देख के आएगा। तो यही चीज़ है कि उनके वरिष्ठता के आधार कहीं ना कहीं है जो खंडन होता है, उन जूनियर हो जाते हैं, पहले रिटायर हो जाते हैं। अगर है जो सरकार इस तरह से मनमाफी करती है तो इस पे है जो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने जो नाराज़गी है जो व्यक्त की है। सिंपल सारे ही है, टकराव के बीच में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में अगर टकराव के कुछ क्वेश्चंस रहे तो इस आंसर को है जो ज़रूर है जो आप उसमें है जो डाल सकते हैं। चलिए आगे है 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर कमेटी बनी थी, 8 सदस्यीय कमेटी बनी थी, लेकिन है जो अधीर रंजन चौधरी ने है जो इसे छोड़ दिया, जो विपक्ष के नेता थे। तो अभी साथी हैं, और ये रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में है जो बनाया गया था। और इसमें बहुत लंबी चर्चा है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। क्या कि आप जानते हैं कि भाई चुनाव बार बार होता है, चुनाव गतिशील स्थिति में रहता है तो खर्चा बढ़ेगा, प्रशासन पे दबाव होगा, ये सब चीज़ है जो हाँ। लेकिन कुछ संवैधानिक संशोधन है जो करना पड़ेंगे। 83 हो गया, 85 हो गया, 172 हो गया, 174 हो गया, 356, तो ये सब चीज़ें जो संशोधन करने की ज़रूरत है। बाकी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ये है जो आगे आने वाला समय पर है जो हर चीज़ की जो प्रक्रिया होती है जब वो लागू हो जाता है तब उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पे है जो कहीं ना कहीं है जो उसका है जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत हॉट टॉपिक है, और आने वाला समय में क्या होता है इस पर निर्णय के लेकर हम बात करेंगे। राजनीतिक अगला टॉपिक है कि राजनीति में बढ़ती मूल्यहीनता।
अब देखिए निश्चित रूप से है जो इस पे जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो 2-4 पॉइंट्स जो है कि देखिए आजकल जो है राजनीति की जो बातें हो गई है वो सेंट्रलाइज धीरे धीरे होती जा रही है, एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती जा रही है। अब पार्टी निचले स्तर से है जो ऊपरी स्तर तक है जो चुनाव लड़ती है और है जो चुनाव चिन्ह के स्थान पर लड़ती है, चुनाव चिन्ह से लड़ती है। तो नहीं, निश्चित रूप से हो चुका 1-2 आदमी के रूप में है जो पार्टी, जैसे आप बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी को देख लीजिए, एक चेहरा होता है, उसी के आधार पर जो चुनाव लड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं है जो मूल अब धीरे धीरे है, लोगों की जो कनेक्टिविटी है राजनीति में, पैसे वाले आ रहे हैं, बाहुबल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है जो उसका है जो उसकी मूल्य है जो कहीं ना कहीं है जो धीरे धीरे गिरती जा रही है। और लोकतंत्र कहा भी जाता है कि हर चीज़, हर तंत्र है जो एक चक्रीय व्यवस्था में होता है। लोकतंत्र का भीड़ तंत्र में बदल सकता है, भीड़ तंत्र कुलीन तंत्र में बदल सकता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे है जो ये है जो अवसाद इसमें है जो आते जा रहे हैं, और लोकतंत्र की जो बेसिक जो बुनियाद है कहीं ना कहीं है जो जड़ है जो हिलते जा रही है। हमारे देश लोकतंत्र की है जो विशाल जननी के रूप में जाना जाता है, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप से जो मूल्य गिर रहा है उसकी व्याख्या है जो इस प्रकार से है जो की जा सकती है। तो मेन वही चीज़ है कि एक सेंट्रलाइज हो जाता है, एक आदमी का पावर पे है जो काम कर रहा है, ऑटोक्रेसी है जो धीरे धीरे है जो बढ़ती जा रही है। तो इसका है जो मेन जो मूल था वो है जो बता दिए। डीप फेक के दुरुपयोग पर लगे अंशु, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है। आज कुछ दिन पहले है जो एक अभिनेत्री को है जो उनकी अश्लीलता को है जो दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं है जो निजता पर हमला है, जो तकनीक के माध्यम से जो निजता पर हमला हो रहा है, एक बहुत बड़ा है जो एक समस्या का कारण है जो बनते जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसको दूर करने के लिए सरकार के है जो सरकार अपना अवेयरनेस बढ़ाए या तकनीक का प्रयोग करे कि किसी प्रकार की निजता का हनन न हो। आपकी अगर कोई सगे संबंधी है, उनकी आवाज़ को है जो पैक करके आपसे बात करके आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो डीप फेक बहुत बड़ी चीज़ है, आपके चेहरे पर किसी दूसरे के चेहरा का है जो सॉरी जो लगाकर है जो आपको प्रसारित किया जाए, तो कहीं ना कहीं है जो इसका है जो प्रभाव है जो गलत तरीके से इंटरनेट का गलत दुरुपयोग कहीं ना कहीं जो बढ़ता चला जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में उत्तराखंड में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको है जो किस प्रकार से है जो स्थिति आप देख लीजिए। एक क्या है, एक चीज़ बताते हैं आपको, एक क्या है कि ये आपका सुरंग होता है और यहाँ से ड्रिलिंग करके यहाँ पर है जो पहुँचा जा रहा है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर है जो गिर गई है ये इस एरिया पे, तो ये दोनों एरिया है जो ब्लॉक हो गया है पूरा। तो निश्चित रूप से जो यहाँ फंसे हुए मजदूर हैं, यहाँ पर जो फंसे मजदूर हैं इनको निकालने के लिए काम जारी है। अब बीच में इस यहाँ पर तो गिर गया है पत्थर या किसी प्रकार की, तो ये तो फंसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन है जो आपदा जो समस्या है उस समस्या को जो किस प्रकार से दूर किया जाए, इस पे है जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। उसमें है जो बताया गया है कि आप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे काम करें कि जहाँ पर ज़्यादा दुर्गम इलाका वहाँ पर ज़्यादा है जो आप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को न डेवलप करें, प्राकृतिक परिस्थिति संतुलन को बनाए रखें, नहीं तो आने वाला समय में है जो जीडीपी पर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा है, मानवीय प्रभाव भी बहुत दुर्गति की स्थिति में जा सकती है। तो इसके लिए CDRI जो है कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी तो विश्व भर में लगभग 30,000 करोड़ रुपया वार्षिक औसत हानि है जो झेलनी पड़ सकती है, जो वैश्विक GDP का लगभग 1/7 भाग होगा। तो ये सब है जो कुछ है जो आपके है जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे जो चर्चा कीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ज़्यादातर अनसस्टेबल मटेरियल का उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये भी है जो बहुत बड़ी समस्या है और आपदाओं को आमंत्रित करते हैं। इसलिए समय की मांग है कि निर्माण कार्यों के लिए जियो सिंथेटिक मटेरियल को अपनाएं जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो मदद करेगा। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में आप जो सामग्री यूज करते हैं वो है जो आपको सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जियो सिंथेटिक का प्रयोग करें और उसके डिजाइन भूकंप रोधी किस प्रकार से है जो आप है जो उसको जो कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो उत्पन्न होते जा रही है। आप जानते हैं कि एक महामारी के रूप में है जो इसको आप नहीं लीजिएगा तो जिस प्रकार की स्थिति बन रही है बहुत ही डेंजर स्थिति में है। भारत है जो अक्षय ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। एक है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इसको है इसीलिए है जुड़िए तो तीसरा स्थान है जो अक्षय ऊर्जा में है जो भारत है। आगे है जो माइक्रोसॉफ्ट के जो OpenAI के जो पूर्व CEO थे जो सैम अल्टमैन, वो है जो अब माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए। ये है जो आपको थोड़ा सा है जो हम बता रहे थे। और उनके जगह पर हम जानते हैं कि मीरा मूर्ति को है जो बनाया गया था, तो आप ध्यान रखें। लेकिन जो नया CEO जो आए हैं उनका नाम है, उनका भी शायद है जो
मीरा मूर्तिकर कुछ नाम है, ऐसा हम पढ़े थे। तो अगर गलत है तो आप लोग ज़रूर है जो देख लीजिएगा मीरा मूर्ति। आज का अंतिम है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें है जो जेवियर माइले दक्षिण पथी है। ये अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में है और है जिसके बारे में है जो जरूर जानिए। अर्जेंटीना में कौन से घास पे आ जाते हैं इसको भी जानकारी रखिए। जेवियर माइले है जो वहाँ पर है जो राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के संबंधित संधि पर वार्ता खत्म हो गया, सहमति नहीं बनी है। जो नेरेमू में जो 1 सप्ताह से चल रही थी वार्ता उसको है जो ख़त्म कर दिया गया है और उस पर जो कोई सहमति है जो आगे नहीं बनी है। और अगली जो बैठक है वो है जो ओटावा में है, जो कनाडा की ओटावा में होने वाली है। ये है जो इम्पोर्टेंट्स था आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों के बीच है जो ज़रूर शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग है जो हमें मिलता रहेगा और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे इसको और आगे है जो अपने प्रमाण पर लेके चलेंगे, मेंस भी बताएंगे और अच्छे से जो आप लोग है तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से है जो हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।